फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज ग्रंथियों के, हार्मोन्स के, एंजाइम्स के हम यहाँ पर प्रश्न कवर करेंगे और साथ ही साथ जो भी ग्रंथियों से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहाँ से निकलती है, उस कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लासेस हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की चल रही हैं, लेकिन क्योंकि मैं पुराने नोट्स अपने ऐसे ही पढ़ रही थी, तो ये चीज़ क्योंकि पीजीटी में, और ये नहीं है कि टीजीटी वाले यहाँ से चले जाओ, टीजीटी में भी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन जैसे कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीजीटी के लिए हैं तब तो आपका समझो मेरे हिसाब से 20% सिलेबस सिर्फ एक इसी ग्रंथियों से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कवर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश हर बार करती हूँ। ठीक है ना, जो सुविधा मेरे पास कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, एक फ़ोन और एक कहते ना ईयरफोन, जो है सिर्फ 2 चीज़ों से मैं सारा काम करती हूँ, क्योंकि कुछ है प्रॉब्लम्स, हर चीज़ आपसे नहीं मैं यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ, जो कि मेरे पास मतलब व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और तब भी मैं अपनी पूरी मेहनत से कोशिश करती हूँ, एक फ़ोन से मैं सारा काम करती हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट जो है मुझे उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, जिससे मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं बंद कर दूँ। सच में कभी कभी आज भी सिर में दर्द हो रहा था, ये लग रहा था कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा इतना टाइम हो गया है, मेरे सब्सक्राइबर तक नहीं पूरे हो रहे हैं। तो आप ही बताओ, कोई भी व्यक्ति कहाँ तक मेहनत ऐसे ही करता रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो बच्चे सपोर्ट कर चुके हैं, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हो, उनकी सोच के ऊपर मुझे ये लगता है कि हो सकता है कुछ परसेंट उन्हें हम मेरा पढ़ा हुआ समझ में अच्छा से आता हो, इसीलिए वो लोग जुड़े हैं हमसे। तो ये सोचकर फिर मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाती। तो प्लीज़ आज निवेदन है आप सभी से, मेरे क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर करना। ये गारंटी है मेरी, यहाँ पर आपसे गारंटी देकर जा रही हूँ कि यहाँ से आपकी ग्रंथियाँ वगैरह बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न दिख रहा है, क्या लिखा है, क्वेश्चन 1 है ये, ग्रंथियाँ जो हैं कितने प्रकार की होती हैं? क्या 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, या 4 प्रकार की, या फिर 5 प्रकार की? तो ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले आप सभी जानते हो हमारा शरीर बना है किससे? कोशिका से। ठीक है ना, कोशिका से बना है। कोशिका बहुत सारी मिलती है, तो क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं, ऊतक बनते हैं। और इसके बाद भी आप जानते हो ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्र से हमारे पूरे शरीर का जो स्ट्रक्चर है तैयार होता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो यहीं पर अगर हम थोड़ा विराम दे दें, यहीं पर हम बात करें ऊतक प्लस जो अंग, ठीक है, ऊतकों के मिलने से अंग बने हैं, और इन्हीं अंगों में बहुत सारे अंग ऐसे होते हैं जो किसको सीक्रेट करते हैं? कुछ एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं, कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, जो हमारी बॉडी में रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, पाचन प्रक्रिया, निर्माणकारी प्रक्रिया, बहुत सारे कार्यों में महत्व देते हैं। ठीक है, आप जानते हो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ज़्यादातर पाचन का काम करते हैं। हार्मोन्स ज़्यादातर वृद्धि हो गई आपकी हर तरीके की निर्माणकारी क्रियाओं में वो जो है पार्टिसिपेट करते ही करते हैं। तो हम इतनी चीज़ आपको समझ में आई, तो ये सब चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? ग्रंथियों से निकलती हैं। तो ये आपके शरीर में कितने प्रकार की होती हैं? हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती हैं। बात आती है कि ये कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं। तो देखो, 3 तरीके की ग्रंथियाँ होती हैं। एक होती हैं आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है, एक होती है बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। बहिस्त्रावी, बहिस्त्रावी शब्द को ध्यान रखिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। बहिस्त्रावी मतलब बाहर को जो चीज़ सीक्रेट करती है, मतलब इनमें क्या होगी? नलिकाएं होंगी। ठीक है ना, इनमें नलिकाएं होंगी, डक्ट होंगी, तभी तो बाहर के लिए कोई चीज़ निकलेगी, है ना। तो बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती हैं? डक्टेड होती हैं, इनमें डक्ट्स पाई जाती हैं, नलियाँ पाई जाती हैं। तो बहिस्त्रावी से शब्द से समझ में आपको आना चाहिए कि कोई चीज़ बाहर को निकलने की बात हो रही है। ठीक है ना। दूसरी होती है आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ। अंतः मतलब अंदर ही अंदर सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर चीज़ निकल रही है, मतलब ये हो गई आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, जहाँ से क्या है? हार्मोन निकलता है।
ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यहाँ से क्या हार्मोन निकलता है। अब ये डाउट हमेशा ध्यान रखिएगा, जब अंदर ही अंदर अगर कोई चीज़ का सिक्रेशन हो रहा है तो वो क्या है, हार्मोन है, और उनमें मतलब डक्ट नहीं है, नलियाँ नहीं है, ये अंदर ही अंदर बनती हैं, डायरेक्ट ब्लड में मिल जाती हैं। तो इनमें नलियाँ भी नहीं होती कोई, और ये डक्टलेस होती है, नलियाँ नहीं होना मतलब डक्टलेस होना। और क्या करती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, हार्मोन का सिक्रेशन ये करती हैं, ठीक है। और जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती हैं, ये एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है, एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। एक हो गई, दो हो गई, तीसरी आपकी होती है मिश्रित ग्रंथियाँ, ठीक है। मिश्रित ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ कहलाती हैं जो कि आपके हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करेंगी और आपके एंजाइम्स का भी करेंगी, इसीलिए इन्हें मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो अब इतना यहाँ पर कंप्लीट हुआ, हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या कहलाती हैं। अभी जस्ट मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या कहलाती हैं, क्या ये अंतःस्रावी कहलाती हैं या बहिस्रावी कहलाती हूँ। आज की क्लास अगर आपको वाकई में समझनी है, आपके पास इसका नोट्स नहीं है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। मिश्रित ग्रंथियाँ कहलाती हैं या फिर ये उपरयुक्त सभी कहलाती है। और पता है मैं मेरे मन में था इस क्लास को मैं लाइव करूं, पर लाइव पता मैंने क्यों नहीं करी ये क्लास। लाइव का मतलब ये होता है जब आंसर मैं आपके देखने लगती हूँ तो बहुत शॉर्टली एक्सप्लेनेशन होती है, ये लगता है कि बातों में बहुत समय निकल गया, और क्लास को फिर हमें क्या करना होता है, बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती, क्लास भी लंबी हो जाती है, चीज़ें भी क्लियर नहीं हो पाती। क्यों, क्योंकि लाइव में या तो फिर बहुत ही लंबा समय आप दो, तो इस समय इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप एक वीडियो में 2-2 घंटे लगाओ, क्योंकि आपको तैयारी करनी है दिसंबर मान के नवंबर लास्ट के, तो इसलिए आप कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या कहलाती हैं, अभी हमने बताया कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, क्योंकि वो अंदर ही अंदर स्रावित होंगी, उनमें ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। हार्मोन करता क्या है, रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, और इन सबका एक लक्षित स्थान होता है, ये वहाँ पर पहुँच अपना प्रभाव दर्शाती है, ठीक है ना, अपना प्रभाव दर्शाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आपसे मिश्रित ग्रंथि के विषय में पूछा जाए, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, तो जो अग्न्याशय है आपकी ना, इससे एंजाइम भी निकलता है, ठीक है, अग्न्याशय है, इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है, ठीक है ना। जब तक जल्दी से कमेंट करो अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन है 3, आप लोगों से प्रश्न पूछो तो आंसर नहीं देते हो। कल मैंने प्रश्न पूछा था तो हाँ, सुमन जी का मैसेज आया और किसी का नहीं आया, ठीक है ना। तुम आंसर दिया करो भाई, चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ रेगुलरली, तो उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ो, जो आपसे क्वेश्चन करूँ तो आप आंसर दे पाओ। क्वेश्चन 3 है, ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका युक्त होती हैं, इनसे कौन सा पदार्थ स्रावित होता है। अभी हमने आपको बताया है, मैंने क्या कहा, ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका युक्त होती, मतलब जिनमें डक्ट पाई जाती हैं, तो वो क्या स्रावित करती हैं, क्या हार्मोन का श्रावण करती हैं, एंजाइम का करती हैं, प्रोटीन का करती हैं, इंसुलिन का करती हैं, किस चीज़ का पाचन ये करती हैं। आप हमें जल्दी से ये मतलब मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, मैं लाइव के धोखे में आ गई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो ग्रंथियाँ होती है, किसका, एंजाइम्स का यहाँ पर निष्कासन कर। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, हार्मोन की, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है हार्मोन, मैं हटा देती हूँ सारी चीज़ें। हाँ, हार्मोन की अगर आपसे बात की जाए तो ये जो शब्द है कहाँ से आया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। कहाँ का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एक एक बात को ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है, हारमाओ, ठीक है, हारमाओ, HORMAO, यही इसकी स्पेलिंग है, हारमाओ। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मैं उत्तेजित करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं उत्तेजित करता हूँ। तो अब आप समझ रहे होंगे, हार्मोन क्या करते हैं, उत्तेजित करने का काम करते हैं। हमारी जो स्थिति होती है बॉडी में, उसमें जैसी समस्या हो, कोई गुस्सा वाली चीज़ है तो अलग चीज़ें होंगी, खुशी वाली चीज़ है, प्रेम वाली चीज़ है, तो आप जानते हो हर जगह कोई ना कोई हार्मोन सीक्रेट करता है, चाहे हाइपोथैलेमस से निकले, ठीक है ना। तो हम अभी धीरे धीरे सभी चीज़ों की बात यहाँ पर करते जाएंगे। तो ग्रीक भाषा का शब्द है हार्मोन, हमने आपको अभी बताया। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, अगर आपसे पूछा है कि सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया, तो सर्वप्रथम जो खोजा गया हार्मोन कौन सा है, वो सिक्रेटिन है, ठीक है, सिक्रेटिन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपसे बन सकता है, ठीक है। आगे
अगर बात करें हार्मोन किसके लिए आवश्यक है, ये मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का जो होता है, प्रजनन की जो क्रियाएं होती हैं, इन सब चीज़ों के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन है एंजाइम का, तो थोड़ी सी बात एंजाइम की करनी चाहिए। जो भी एंजाइम होते हैं हमारे शरीर में, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, आप चाहे बात करो जीन्स हैं या आपके शरीर में डीएनए हैं, ये ज़्यादातर जो क्रोमोसोम्स वगैरह प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। तो एंजाइम भी किसके, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। एंजाइम अलग अलग प्रकार के ये क्या होते हैं, रसायन होते हैं, ठीक है। हालांकि जो आपके हार्मोन है ये भी रसायन ही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, क्या करते हैं, ये भोजन को पचाते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। आपको पता ही है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है भाई, बताइए, आंसर दीजिए। बहुत बार हो चुकी है, अग्नाशय रस निकलते हैं उनसे भी, और जो आपके मुंह में टाइलिन निकलता है उससे भी होता है पाचन, ठीक है ना। लाइपेज एंजाइम है, किसका, वसा का पाचन होता है। पेप्सिनोजिन है, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, वसा का, प्रोटीन का पाचन करते हैं। रेनिन एंजाइम है, प्रोटीन तोड़ता है बच्चों में। तो ये क्या करता है, ज़्यादातर भोजन को पचाने का काम ये करता है। जो एंजाइम होते हैं ये भी उत्प्रेरक की भांति, जो कैटालिस्ट होते हैं उसी की भांति कार्य करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में विटामिन कार्य करते हैं, ठीक है ना। जटिल अणु जो होते हैं किसके, जो न्यूट्रिशन के जटिल अणु होते हैं उनको तोड़ते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब चाहे वो प्रोटीन है तो एमिनो एसिड में जाएगा, वसा है तो आपका फैट भी टूटेगा, वसीय अम्ल में जाएगा, और इसी तरीके से जब आपका कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो वो ग्लूकोज में जाएगा, ठीक है। तो ये सारे काम यहाँ पर ये करता है एंजाइम। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ऐसी ग्रंथियाँ जिससे एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का श्रावण होता है कहलाती हैं अग्न्याशय, बी है इंसुलिन, सी है ग्लूकागॉन, या फिर डी है मिश्रित ग्रंथि। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, ऐसी ग्रंथियां जिनसे हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का निष्कासन होता है वो है मिश्रित ग्रंथियां, ठीक है। मिश्रित ग्रंथियां हम उनको कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथियों की अगर बात करें तो अग्न्याशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है, इससे इंसुलिन भी हार्मोन निकलता है और ग्लूकागॉन हार्मोन, ये दोनों ही यहाँ से स्रावित होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी ग्रंथियां कौन सी हैं जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्यों को करती है, तो भी आपका आंसर यही होगा, मिश्रित ग्रंथि। अभी हमने बताया कौन सी, अग्न्याशय, पैनक्रियाज जो है आपकी वो भी मिश्रित ग्रंथि है, और कुछ पाचक एंजाइम व इंसुलिन भी यहाँ से निकलते हैं। देखो, इंसुलिन हार्मोन तो निकलता ही निकलता है, पाचक एंजाइम आपका अग्न्याशय से ही निकलता है, ठीक है। अग्न्याशय से, जैसे कि एमाइलेज है आपका, जो किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यहीं से निकलता है, ठीक है। एमाइलेज भी यहीं से निकलता है। इसके बाद अगर हम बात करें लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, ये भी एंजाइम है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का पाचन करने के लिए जिम्मेदार होते ही होते हैं, ठीक है। आगे बात करें बीटा कोशिका, अगर कोशिका की बात करो तो बीटा कोशिका से ही, तो जो अग्न्याशय में बीटा कोशिका होती है वहाँ से निकलता है आपका इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। गामा कोशिका क्या कार्य करती है, अगर आपसे पूछा जाए जो अग्न्याशय की गामा कोशिका क्या काम करती है, तो आप आंसर, क्योंकि गामा के विषय में प्रश्न अभी तक बना नहीं इसलिए पूछा जा सकता है। तो ये क्या करती है, भोजन को ग्रहण करके, ठीक है। जो गामा कोशिका, देखो अल्फा, बीटा और गामा, जो आपकी बीटा है उससे तो इंसुलिन निकलता है, जो आपका अगर हम बात करें अल्फा, ठीक है, अल्फा है उससे ग्लूकागॉन निकलता है, तो बचता है गामा। गामा कोशिका क्या करती है, ये भोजन को ग्रहण करती है, ठीक है। भोजन को ये ग्रहण करती है, भोजन को ग्रहण करना प्लस भोजन को ग्रहण करने के बाद ये क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण ये करती है, ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण। तो आई होप आपको ये सारी ग्रंथियों के विषय में कन्फर्म हो गया होगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन 5 की बात करें अगर, तो निम्नलिखित में से यह रक्त के प्रवाह से समस्त शरीर के हिस्सों तक संदेश वाहक का कार्य करती है। क्या, कौन ऐसा है जो संपूर्ण शरीर में संदेश वाहक का कार्य करती है? ए है एंजाइम है, बी है सीबम ग्रंथि है, सी है हार्मोन है, या फिर डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे बात की क्या, संदेश वाहक की, तो ये आपके हो जाते हैं हार्मोन, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सही होगा। हार्मोन के विषय में हमने कुछ बातें कर ली और हमने बताया हार्मोन क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो कि अंदर ही अंदर बहती हैं, जो डक्टलेस होती हैं, उन्हें वहाँ से क्या होता है, हार्मोन निकलता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, हम उनकी बात कर लें जिनसे हार्मोन निकलता है। देखो, मस्तिष्क में, ठीक है, बहुत पार्ट में ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मस्तिष्क में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं आपकी, कौन सी, एक होती है पीनियल ग्रंथि,
ठीक है, एक होती है पीनियल ग्रंथि, दूसरी आपकी हाइपोथैलेमस होती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस होती है। ओके, थोड़ा मैं लिखने की सही जगह रख लूँ फ़ोन, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस होती है। और तीसरी, देखो मैं उंगली से लिखती हूँ, आपको कई बार बता चुकी, इसलिए मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती है, और आप लोग चाहते हो मैं अच्छे से काम कर पाऊँ और मेरा सब कुछ अच्छे से सिस्टम हो जाए, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। उसके बाद आती है तीसरी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, ठीक है, मानी जाती है। लेकिन सच बताएं, जो पीनियल ग्रंथि होती है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी किसको पीयूष, पिट्यूटरी को पीयूष भी कहते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष भी कहते हैं, को ज़्यादातर आंसर क्या मान लेते हैं, पीयूष को मानते हैं। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा, अगर बाई चांस पीनियल ऑप्शन में मिले तो पीनियल ही लगाना, क्योंकि पीनियल ही सबसे छोटी ग्रंथि है। पीनियल ऑप्शन में नहीं होता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को आंसर में ले लिया जाता है, ठीक है ना। जबकि पीयूष जो है दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है। दूसरी सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मस्तिष्क में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक पीनियल हो गई, दूसरी हाइपोथैलेमस हो गई, तीसरी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि हम कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल स्किप नहीं करूँगी, अब बोर होना नहीं है, आप लोगों को बोर होना मना है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। गले में 2 ग्रंथियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक थायराइड होती हैं, लिखते जाइए, जो ये सारी हम ग्रंथियों की बात कर रहे हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, ये आपको एग्जाम में परेशान करती है, इसलिए आप इन्हें लिख लो एक बार। थायराइड ग्रंथि, दूसरी हो गई पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि, ये कहाँ पाई जाती है, गले में। ये भी कौन सी है, अंतःस्रावी, अभी हम सब अंतःस्रावी की बात कर रहे हैं। एक ग्रंथि आपकी पाई जाती है चेस्ट में, ठीक है, एक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, चेस्ट में, जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्रंथि, थाई है ये, थाइमस ग्रंथि। ओके, आगे हम अगर बात करें एक किडनी के ऊपर, ठीक है, अधवृक्क में पाई जाती है किडनी के ऊपर, जिसे हम कहते हैं, किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अभी मेरे मुंह से निकल भी गया था, अधिवृक्क, या जिसे एड्रीनल भी कहते हैं, ठीक है, एड्रीनल। इनकी संख्या 2 होती है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर में 2 होती है और दोनों पर के ऊपर ये पाई जाती है, इसलिए ये जो किडनी के ऊपर पाई जाती है उसे हम एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय जो है आपकी पैनक्रियाज है, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, अंदर ही अंदर इनका सिक्रेशन होता है, और ये मिश्रित ग्रंथि भी है। अग्न्याशय और पैनक्रियाज जो है अंतःस्रावी है और ये मिश्रित भी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपकी स्त्री, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्त्री में जो ओवरी ग्लैंड होती है, ओवरी ग्लैंड, ये भी अंतःस्रावी है, ओवरी ग्लैंड। और पुरुष में कौन सी होती है, टेस्टिस होती है। पुरुषों में कौन सी होती है, पुरुष में टेस्टिस होती है। टेस्टिस कई दिन से चर्चा हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट में चल रही, तो आप समझ गए होंगे। तो पुरुषों में टेस्टिस ग्रंथि जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है, मतलब वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये सारी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि थी, हमने आपको बता दी। आंसर हमारा यहाँ पर क्या था, सी ऑप्शन था, हार्मोन, ठीक है। सीबम ग्रंथि की थोड़ी अगर बात करें, तो सीबम ग्रंथि क्या करती है आपको बताऊँ, जो आप देखते हो ना, नाक उक के पास हमारे गीला गीलापन होता है ना, ठीक है, गीला गीला सा होता है, तो वो ये एक तरीके का चिकना पदार्थ, ऑयल जो होता है कह सकते हैं, उसका सिक्रेशन ये करती है ग्रंथि, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हार्मोन का हमारे शरीर में कार्य क्या है, अगर हम बात करें, ये ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म व प्रजनन के लिए ये उत्तरदायी होता है। बी है शरीर के प्रत्येक भाव, गुस्सा आना, घबराहट होना, प्यार आदि का निष्कासन या नियंत्रण होना, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारे शरीर के विशेष हिस्सों को उत्तेजित करना। डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ये सारे ही काम हार्मोन्स के द्वारा किए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स के विषय में बहुत कुछ बता चुके हैं, तो अब हम नॉर्मल बात छोड़ के आगे बढ़ते हैं। यह अलग अलग प्रकार के रसायन होता है जो रासायनिक क्रिया पर भोजन पचाने आदि का कार्य करता है। तो किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमाया जाए, आप आंसर इजीली करें, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं जो रासायनिक क्रिया पर भोजन को पचाने आदि का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है ना। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, दुग्ध ग्रंथि वगैरह की भी हम आगे बात करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर का,
निम्नलिखित में से एक बहिस्रावी ग्रंथि है। ए है अश्रु व लार ग्रंथि, बी है सीबम व श्वेत ग्रंथि, सी है दुग्ध व यकृत ग्रंथि, डी है ओवरी व टेस्टिस ग्लैंड। तो यहाँ पर बात हो रही है बहिस्रावी मतलब बाहर की ओर, अच्छा ग्रंथि नहीं है, वही मैं कहूँ बाहरी बहिस्रावी ग्रंथि इनमें से जो नहीं है, जो बाहर की ओर बहती है वो वाली ग्रंथि नहीं है। तो अभी हमने आपको कुछ ग्रंथियों के विषय में बताया था, वो कौन सी ग्रंथियाँ थी अभी हमने जस्ट बात की थी जिनकी अंतःस्रावी, ठीक है। तो अभी हमने अंतःस्रावी की बात की, अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जो बहिस्रावी नहीं है, इसका मतलब अभी हमने अंतःस्रावी बताई, आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया आपको, पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, अश्रु व लार ग्रंथि, इसके विषय में हमने नहीं बताया। सीबम व श्वेत ग्रंथि के विषय में नहीं बताया। दुग्ध व यकृत ग्रंथि के विषय में नहीं बताया। किसके विषय में बताया अभी मैंने, ओवरी व टेस्टिस, ठीक है। तो यही तो प्रश्न है, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आंसर आपका सही होगा। जो ओवरी व टेस्टिस है वो कैसी ग्रंथि है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंदर ही अंदर इनका सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बकाया जो भी बचेंगे वो सारी बहिस्रावी ग्रंथि हैं, चाहे अश्रु ग्रंथि है, ठीक है। अश्रु ग्रंथि को हम कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, लार ग्रंथि को आप जानते हो सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। दूसरी है आपकी सीबम ग्रंथि, ठीक है, जिसको हम सबसीसियस ग्लैंड कहते हैं, और जो सबसीसियस ग्लैंड होती है इससे तेल निकलता है, जो आप हमारे होंठ के पास देखते हो, पसीना सा आता है, चिकना चिकनापन रहता है। जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें बहुत ज़्यादा फील होता है, मेरी तो बहुत ड्राई स्किन है तो मुझे इतना नहीं पता चलता है, ठीक है ना। और जो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं इनसे पसीना निकलता है, आप सभी जानते हो। दुग्ध ग्रंथियाँ क्या करती हैं, इससे दूध निकलता है, इन्हें मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है ना। श्वेत ग्रंथियों को हम स्वीट ग्लैंड्स कहते हैं, स्वीट ग्लैंड्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बचता है, ठीक है। ओवरी और टेस्टिस जो है क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। क्वेश्चन है 9, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है। थायराइड है, यकृत है, एड्रिनल है, उपर्युक्त सभी। पहले तो ये याद रखो बात किसकी कर रहे हैं, ये बहिस्रावी, बहिस्रावी मतलब जो बाहर की ओर सीक्रेट करती हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी कही जाए वैसे भी ओवरऑल में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही है, ठीक है। कम से कम 1.5 kg की होती है ये, और बहिस्रावी में भी यकृत एक ऐसी ग्रंथि, ये भी बाहर की ओर सिक्रेशन करती है, ठीक है। और इनफैक्ट इससे बहुत ज़्यादा कोई हार्मोन वगैरह नहीं निकलता है, आपको पता है जो क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। पित्तरस जाता है छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में जाता है, और वहाँ पर जाकर क्या करता है, बसा के छोटे टुकड़े करने में ये योगदान देता है। इस वजह से वो क्योंकि पाचक एंजाइम बन जाता है, लाइपेज में कन्वर्ट हो जाता है जाके, इस वजह से हम इसको थोड़ा इसमें रखते हैं। बकाया ये ग्रंथि जरूर है, पित्त का ये श्रावण करती है, हार्मोन का कोई भी श्रावण नहीं करती है, ठीक है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी बहिस्रावी जो बाहर की ओर की बहने वाली जो ग्रंथि है वो यकृत है। अंतःस्रावी पूछी जाए, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है आपकी थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है। हालांकि मैंने बताया पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी होती है, लेकिन क्या करें एग्जाम में ज़्यादातर पीयूष को माना गया इसलिए वही आंसर निकलता है, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड हो जाएगी। अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःस्रावी, देखो मैंने हर एक प्रश्न को बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, यकृत हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल कैसी ग्रंथि है, एड्रिनल के विषय अभी हमने बताया, कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है एड्रिनल ग्रंथि। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि है, ए है पीनियल ग्रंथि, बी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सी है पिट्यूटरी ग्रंथि, डी है उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, तीनों ही ग्रंथियाँ कैसी ग्रंथियाँ हैं, मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ, तीनों ही, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इनके विषय में, भूल गए, मस्तिष्क में पाई जाने वाली तीनों ग्रंथियाँ, पीनियल भी मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस भी उसी में पाई जाती है मस्तिष्क में, पिट्यूटरी भी पाई जाती है जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि और ये सभी कैसी हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ए है एसटीएच हार्मोन, बी है टीएसएच हार्मोन, सी है जीटीएच हार्मोन, डी है उपर्युक्त सभी। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पीजीटी के लिए, तो यहाँ से आप ध्यान से पढ़ाई करिएगा। तो यहाँ पर अगर एसटीएच की बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। एसटीएच की जो फुल फॉर्म होती है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, और ये एक तरीके का वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार होता है। अभी हम इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे। दूसरा होता है टीएसएच, जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग मतलब थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको ये
कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन, उसको स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, क्योंकि हार्मोन का काम ही उत्तेजित करना है जिससे वो निकले। ठीक है। तीसरा है आपका GTH हार्मोन, जिसको हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, GTH हार्मोन जिसको हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। और ये जो होता है किसके लिए, जनन अंगों के लिए आवश्यक होता है। जनन अंग स्त्री पुरुष में पाए जाते हैं, उसके लिए आवश्यक होते हैं। दो तरीके के हार्मोन होते हैं GTH में, जो होता है दो तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं। एक आपका होता है FSH, ठीक है, FSH, ध्यान करो आपको PGT में ये प्रश्न मिलते हैं नहीं। दूसरा होता है LH, ठीक है, LH। जो FSH हार्मोन होता है उसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं लिखूंगी नहीं इतना बड़ा भाई, उंगली से बोर्ड पर उंगली नहीं चलती है, दिक्कत होती है और फिसलती है। ठीक है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इतना पढ़ा होगा आपने अब तक, बस समझ जाओ, बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से निकल रहा है क्या चीज़। तो GTH जो आपका हार्मोन है, ठीक है, जिसे हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, उससे दो हार्मोन निकलते हैं आपके, एक FSH हार्मोन निकलता है, दूसरा LH जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। देखो जो आपका FSH हार्मोन है, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, जो वृषण मतलब पुरुषों में जो पुरुष जनन अंग होते हैं उनमें सहायता करता है। जो वृषण की जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उनमें शुक्राणु जनन में, मतलब शुक्राणु को बनाने में ये हेल्प करता है। अब दूसरा, क्योंकि ये जनन अंगों में पाया जाता है तो ये स्त्रियों में पाया जाएगा, इतना तो आपको समझ आ ही क्या होगा। दूसरा आपका होता है LH हार्मोन, जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुरुषों में पाया जाएगा, और जो LH हार्मोन है ये क्या करता है, ये भी पुरुषों में होता है, मतलब ये पुरुष और मादा दोनों में पाया जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है ये, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन को साबित करता है। ठीक है ना, तो ये जो आपका LH हार्मोन है ये दोनों में काम करता है, मतलब मादा में भी और स्त्री में भी, दोनों में काम ये करता है। लेकिन जो FSH है वो आपके पुरुषों में काम करता है। तो इतना क्लियर हुआ आपका। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो देखो 1 2 3 हार्मोन ये हो गए, पीयूष ग्रंथि से टोटल 5 हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है आपका LTH, ठीक है, LTH की बात नहीं की गई इसमें। तो LTH को हम कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, दुग्धजनक हार्मोन जो होता है उसी को कहते हैं। दूसरा होता है, एक बचा आपका 5वां ADH हार्मोन। ADH जो हार्मोन होता है उसे हम कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। यही एंटी ड्यूरेटिक जो हार्मोन होता है ये जल संतुलन बनाने के लिए, रक्तदाब को कंट्रोल करने का, मतलब इन चीज़ों का ये काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि से, जो पीयूष ग्रंथि आपकी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, टोटल 5 निकलते हैं। कौन कौन से, STH निकलता है, TSH निकलता है, GTH निकलता है, LTH निकलता है और ADH निकलता है। तो ये प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको आपके सामने सारी चीज़ों, सारी फुल फॉर्म को उठा के ले आई हूँ। बस आप वीडियो रोक के मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था आपका। क्वेश्चन है 12, पीयूष ग्रंथि का आकार होता है, ए है बादाम के समान, बी है नाशपाती के समान, सी है मटर के दाने के समान, डी है H आकार का। तो देखो H आकार की तो ग्रंथि आपकी थायराइड होती है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि का आकार H आकार का होता है, तो इसकी बात मत करो। नाशपाती हमने आपको पहले बताया, गर्भाशय का आकार, ठीक है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती के समान। बादाम के आकार की महिला का अंडाशय होता है, जहाँ अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब सब तो क्लियर हो गया। तो मटर के दाने के समान होता है, कहाँ होता है ये, हमारे मस्तिष्क के जो अग्रभाग होता है उसके सेला टर्सिका गड्ढे में ये पाया जाता है, ठीक है। मटर के दाने के समान ये पीयूष ग्रंथि होती है, इसी को हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। पीयूष के विषय में लिख लो, ये प्रश्न बनते हैं। मास्टर ग्रंथि भी हम पीयूष को कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियमित करता है, इसीलिए हम इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। मस्तिष्क के अधर भाग में ये स्थित होता है। इसका वजन आपसे अगर पूछा जाए, वजन, क्योंकि ये छोटी ग्रंथि होती है तो 0.6 होता है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आपको पीनियल मिलता है तो छोटी ग्रंथि आप पीनियल को लगाओगे, नहीं मिलता है ऑप्शन तो आप इसको आंसर करोगे। क्या क्या कार्य है इसके, ये स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास आदि के लिए को नियंत्रित एवं प्रेरित करने का काम करता है। जो भी मैंने बोला वो लिख लेना, सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि का आकार होता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से एक वृद्धि हार्मोन है, ए है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, बी है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STH, सी है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH, डी है उपर्युक्त सभी।
वहीं पर गाड़ी आके अटक गई जहाँ पर अभी हमने बात की थी, ठीक है। लेकिन हमने बात की थी, आपको पूरा बताया, उसके बावजूद अगर आपका आंसर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अभी हमने आपको बताया क्या करता है, ये एक वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि को प्रेरित करता है। अब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का अगर कम सीक्रेशन आपकी बॉडी में होता है तो क्या होता है, और अधिक सीक्रेशन होता है तो क्या होता है। अगर एसटीएच हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो क्या होता है, बौनापन होता है, ठीक है, बौनापन होता है, जिसको हम ड्वार्फिश भी कहते हैं, ड्वार्फिश भी कहते हैं। और दूसरी अवस्था, अगर इसकी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अधिक सीक्रेट हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो कैसा हो जाता है, शरीर भीमकाय हो जाता है, भीमकाय हो जाता है, या हम इसको कहते हैं एक्रोमेगेली अवस्था, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्रोमेगेली अवस्था भी कहते हैं हम इसको, एक्रोमेगेली, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, बहुत से लोग आपने देखा हो, जैसे खली है, महाबली खली की लंबाई अलग ही है, 7 फुट, पता नहीं कितनी 7 फुट से ऊपर ही है वो, ठीक है। तो ये क्या भीमकाय, क्या हुआ इनके साथ, जो एसटीएच हार्मोन, जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया, ज़्यादा सिक्रेशन इसका हो गया, कंट्रोल नहीं हो पाया, जिस वजह से ये काफ़ी भीमकाय शरीर के हो गए, भीमकाय मतलब लंबे शरीर के हो गए। तो क्लियर हो गया, कहाँ से निकलता है ये हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, आपको सभी को पता है, अभी हमने इसके विषय में बात कर ली, ठीक है ना। मतलब बढ़ते हैं आगे, बकाया आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड का थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में वृद्धि करता है। और गोनेडोट्रोपिक अभी हमने बताया, जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनको उत्तेजित करता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, इसे दुग्धजनक हार्मोन भी कहा जाता है। ए है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, बी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच को, सी है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जीटीएच को, डी है लैक्टोजेनिक हार्मोन एलटीएच हार्मोन को। तो अभी हमने आपको बताया एलटीएच हार्मोन, ठीक है, एलटीएच हार्मोन, जिसको हम लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं, जो शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव को उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर लैक्टोजेनिक हार्मोन कहाँ दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन, ठीक है। एलटीएच जो है वो करता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन अभी हमने आपको जस्ट बताया, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है, बार बार बता रही हूँ जो आपको याद हो जाए, ठीक है। बी सी वाला क्या करता है, जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है, ओके। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अभी हमने इसका बताया कि इसी का प्रकार है, किसका, जीटीएच का प्रकार है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, पुरुषों में शुक्रजनक जो नलिकाएं होती हैं उनको उत्तेजित करता है। और आपके अच्छा एलएच भी दिया है, तो ये क्या है, पुरुषों में जो है कौन सा, प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको उत्तेजित करता है। और महिलाओं में क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करता है, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अच्छा, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दें, एक बार सेशन को प्लीज़ शेयर कर दें। आप हमारी इस परेशानी को समझिए, हम बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, अपनी सारी समस्याओं को हम एक तरफ रख के कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कराने की, ठीक है ना। तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए। निम्नलिखित में से वह हार्मोन जो छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन करता है एवं रक्तदाब को बढ़ाने के साथ साथ जल संतुलन का कार्य करता है। ए है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, बी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सी है इंसुलिन हार्मोन, या फिर डी है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये आपको ध्यान रखना जरूर, ठीक है। तो अभी हमने एक आपको और टर्म बताया था, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है, छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन करता है, जो रक्तदाब है उसको बढ़ाने के साथ साथ जल संतुलन का कार्य भी करता है। तो ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर इसे हम शॉर्ट में एडीएच आपको लिखा हुआ मिलता है, तो थोड़ा फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों पर ध्यान दीजिएगा। पीजीटी में आपको शॉर्ट फॉर्म भी मिल जाती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपको जानते हो, हाइपोथैलेमस को पता क्या है करते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि क्यों, क्योंकि इसी के नियंत्रण में जो आपकी पीयूष ग्रंथि है कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि कैसी है, मास्टर ग्रंथि है, और ये सुपर मास्टर ग्रंथि है, ठीक है। हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्रंथि है। ये क्या करती है, आपके शरीर में जो भूख है, प्यास है, इन सब का नियंत्रण ये करती है। भूख और प्यास का नियंत्रण करती है, कौन सी, हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन आप जानते हो किसके लिए, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज शर्करा है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। अगर इंसुलिन की कमी होती है तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है, जिससे क्या होता है, शुगर जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगती है, ठीक है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कई बार बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है 16, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच की कमी से होने वाली समस्या क्या कहलाती है। ए है जियांटिज्म, बी है ड्वार्फिज्म, सी है एक्रोमेगेली अवस्था, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपको हमने बताया कमी की बात हो रही है, तो कमी के लिए हम क्या करते हैं, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म जिसको हम अभी हमने आपको बताया भी था, ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, जो
जो बौनापन, ठीक है, हिंदी में बौनापन बोलते हैं, ठीक है, बौनापन हो जाता है वो ड्वार्फिज्म की वजह से होता है। बकाया जियांटिज्म, जियांटिज्म का मतलब हो गया, अभी हमने आपको बताया था, भीमकाय होना, भीमकाय, जियांटिज्म इंग्लिश में जियांटिज्म और हिंदी में भीमकाय शरीर होता है। और एक्रोमेगेली अवस्था, अभी हमने इसके विषय में भी आपको बताया, जिसको हिंदी और इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, एक्रोमेगेली अवस्था, ये अधिकता से होंगी। और ड्वार्फिज्म क्या है, बौनापन जो है वो किससे होगा, जो आपके शरीर में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी होगी तब ये होगा, ठीक है। और बकाया थायराइड हार्मोन जो होता है उसकी भी कमी से ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन है 17, यह ग्रंथि शरीर के तापमान, भूख व प्यास का नियंत्रण करती है। ए है पीनियल ग्रंथि, बी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सी है एड्रिनल ग्रंथि, डी है उपर्युक्त सभी। तो अभी हमने बताया था भूख व प्यास का नियंत्रण करती है, तो किसकी बात हो रही है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि की बात यहाँ पर हो रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है इससे एक हार्मोन निकलता है, न्यूरो हार्मोन। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है न्यूरो हार्मोन कहाँ से निकलता है, क्योंकि जो प्रश्न नहीं आता है ना उसकी भी संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ उन्हें नया पूछना होता है, ठीक है ना। रिपीटेड तो आएंगे, 30% लोग कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो 30% के बाद नए क्वेश्चन भी तो चाहिए ना, तो चांसेस इनके भी बढ़ जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस से न्यूरो हार्मोन निकलता है। न्यूरो हार्मोन का काम क्या है, ठीक है, काम क्या होता है, ये पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। जो भी पीयूष ग्रंथि काम करती है वो इसी के उसमें नियंत्रण में करती है, तो पीयूष ग्रंथि के कार्यों को कहीं ना कहीं देखता है, हम ये कह सकते हैं। और क्योंकि ये न्यूरो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है, इसी वजह से जो न्यूरो हार्मोन पीयूष ग्रंथि को एक्टिव कर रहा है, निकल कहाँ से रहा है, हाइपोथैलेमस से, इसीलिए ये मास्टर ग्रंथि, सुपर ग्रंथि हो जाती है, ये सुपर मास्टर ग्रंथि हो जाती है और ये सिर्फ मास्टर ही रह जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों चीज, ये दोनों का डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बकाया आगे हमने भूख प्यास की बात कर ही ली, हाइपोथैलेमस के विषय में। आगे पीनियल ग्रंथि के विषय में भी प्रश्न होगा तो हम उसमें भी बात कर लेंगे। पीनियल ग्रंथि का प्रश्न आगे है या नहीं, हाँ आ गया। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है, ए है पीयूष ग्रंथि, बी है पीनियल ग्रंथि, सी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि या डी है कृत। क्योंकि अभी हमने क्या कहा, अगर आपको पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में मिलता है तो आप पीनियल ही लगाओगे, क्योंकि आपको बुक में पीनियल ही मिलेगा। तो पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। पीनियल ग्रंथि की जो लंबाई होती है वो 5 से 8 मिमी होती है, ओके, 5 से 8 मिमी होती है, ध्यान रखिएगा, 5 से 8 मिमी होती है। किसकी लंबाई, पीनियल ग्रंथि की लंबाई होती है। ये कहाँ होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर की, ठीक है, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क होता है उसके अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क में ये पाई जाती है। क्योंकि मध्य मस्तिष्क में तो आप जानते हो कोई भी हार्मोन सीक्रेट ही नहीं होता, या तो अग्र से होता है या पश्च से होता है, ठीक है, तो बीच वाले से वो हार्मोन निकलता ही नहीं है। तो अग्र मस्तिष्क से जो होता है आपका पीनियल ग्रंथि निकलती है और इससे हार्मोन जो है देखने को मिलता है। जो हार्मोन निकलता है वो क्या कार्य करता है, हमारी दैनिक क्रियाओं में, जो भी दैनिक क्रियाएं होती, चाहे सोना हो गया, चाहे जगना हो गया, महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है उसका निर्धारण भी ये करता है, ठीक है। मासिक चक्र का निर्धारण जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो तो नियंत्रण करता है, ये निर्धारण का कार्य करता है, जो एक समय होता है निर्धारित, वो कौन करता है, वो आपका इसी से निकलने वाला पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो करता है, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी इसको बोलते हैं, क्लॉक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं, क्योंकि ये जैविक क्रियाएं जो होती है ना हमारे शरीर की उनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसे नींद का हार्मोन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तीसरी आँख कहते हैं इसको, मनुष्य की तीसरी आँख कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी शक्ति होती है, तो इसलिए ये मनुष्य की पीनियल ग्रंथि जो है तीसरी आँख कहलाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके विषय में थी, उसकी हमने डिस्कशन कर लिया। यकृत के विषय में भी बात हो ही चुकी है अभी थोड़ी देर पहले। अब आप इसको जरा मैच करो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि, मस्तिष्क, मतलब मैं बता रही हूँ, पढ़ के आपको ध्यान रखना है। इधर दिया है थाइमस ग्रंथि, बी है गले में, सी है एड्रिनल ग्रंथि, इधर दिया है किडनी के ऊपर, डी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, छाती, दिया है अग्नाशय ग्रंथि, मिश्र ग्रंथि। अब आपको ये बताना है ये ग्रंथि कौन सी, कहाँ, कैसी उपस्थिति इनकी होती है। तो थायराइड ग्रंथि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी भाई, थायराइड ग्रंथि गले में होती है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, और इसी के नीचे एक पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना। तो थायराइड ग्रंथि मिल जाए, पैराथायराइड ग्रंथि हो जाती, गले में पाई जाती है। आपको जितने पता है उतने लगा लो। एड्रिनल ग्रंथि किसमें होती है, एड्रिनल ग्रंथि आपको पता है किडनी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि छाती में पाई जाती है,
ठीक है ना। छाती में थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये छाती में पाई जाती है, ठीक है ना। ओके, हाँ, छाती में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होती है, ठीक है, मस्तिष्क में होती है। ओके, और मिश्रित अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। सारे हो गए ना। तो पहले का कौन सा है? दूसरा, 2 में दिया है, ठीक है, 2 में दिया है दूसरा। आगे बात करेंगे दूसरे का क्या है? चौथा, दूसरे का चौथा, मतलब आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि गले में, बिल्कुल सही है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? छाती में, सही है। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर अधवृक्क में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अभी हमने बताया था, पीनियल हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गई, कहाँ? मस्तिष्क में पाई जाती है। और अग्नाशय आपकी मिश्रित ग्रंथि है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। इस हार्मोन को मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बी है, पीनियल ग्रंथि को सी है, पीयूष ग्रंथि को डी है, निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपकी पीनियल ग्रंथि होती है, इसी को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की तीसरी आंख कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मस्तिष्क की तीसरी आंख कहते हैं। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अच्छा हाँ, एक चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जो आपकी ये ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, ठीक है, पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी सही है ना, पीनियल ग्रंथि। जो पीनियल ग्रंथि होती है आपकी, ये प्रकाश द्वारा प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा ये प्रभावित होती है, ठीक है। कम प्रकाश में क्या होता है? इसका श्रावण अधिक होता है। अगर प्रकाश कम है तो श्रावण इसका अधिक होगा। और अगर जो पीनियल हार्मोन होता है, और अगर इसमें इसका प्रकाश कम है तो ये अधिक होगा, और अगर प्रकाश तीव्र है, ठीक है ना, तो ये जो है इसका सिक्रेशन कम होगा। तो क्या प्रकाश से ये प्रभावित होता है, ठीक है। तीव्र प्रकाश में ये कम हो जाता है और अधिक प्रकाश में ये अधिक हो जाता है। क्वेश्चन है 21। आयोडीन की कमी से बच्चों में देखी जाती है जड़ मानवता, तीव्र बुद्धि, प्रखर बुद्धि, अपरिक्त सभी। तो जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म कहते हैं ना, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या है? जड़ मानवता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है निरंतर, तो थायराइड जो आपकी ग्रंथि होती है, ठीक है, वो क्या होती है? बढ़ती जाती है आकार में। और बच्चा अगर पेट में आता है गर्भवती के, तो वो जड़ मानवता मतलब क्रिटिनिज्म की समस्या लेकर पैदा होता है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 22। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का कार्य क्या है? ए है कोशिकीय श्वसन को गति बढ़ाना, ठीक है, ए ऑप्शन। बी है सामान्य बुद्धि विकास में सहायक, सी है पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर जल संतुलन का नियंत्रण करना, डी है उपर्युक्त सभी। किसकी बात कर रहे हैं? थायराइड की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है? एच आकार की ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या करता है? वही चीज़ जो लिखी हुई है, श्वसन की गति को ये क्या करता है? बढ़ाता है। सामान्य वृद्धि और विकास में सहायक है। पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर ये जल का संतुलन भी करने का कार्य करता है, ठीक है ना। थायरॉक्सिन का कार्य क्या है? थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, ये आयोडीन की मात्रा का निर्धारण हमारे शरीर में करते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी होगी, घेंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। अगर आयोडीन की कमी आपके शरीर में नहीं होगी तो ये नियंत्रण इसका बनाए रखते हैं आपके शरीर में, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 23 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से नहीं निकलता? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है ये बताना है आपको। पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, न्यूरो हार्मोन या उपर्युक्त सभी। तो अभी हमने आपको बताया था न्यूरो हार्मोन कहाँ से निकल रहा था? न्यूरो हार्मोन आपका निकल रहा था हाइपोथैलेमस से, ठीक है ना, क्योंकि पीयूष ग्रंथि पर क्या करता है? नियंत्रण का कार्य करता है। तो न्यूरो हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? आपके हाइपोथैलेमस से। तो फिर आपका यही आंसर जो है गलत हो जाएगा। बकाया आपका जो अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखो, पैराथायरॉयड हार्मोन भी थायराइड ग्रंथि से कह सकते हो या पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। और कैल्सिटोनिन हार्मोन भी आपका जो है यहाँ से निकलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन, जब रक्त में क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ये प्रश्न पूछा गया है। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब ये हार्मोन क्या होता है? मुक्त होता है। मतलब जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये क्या करता है? निकलता है। और इसके बाद ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, क्योंकि कैल्शियम की अधिकता भी हमारे शरीर को नुकसानदायक होती है। जैसे कमी तो नुकसानदायक होती है, अधिकता भी। तो ये कहीं ना कहीं कैल्शियम का नियंत्रण
करने के लिए इस हार्मोन का बनना प्रारंभ होता है। जब कैल्शियम बढ़ेगा तब ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का निर्माण आपकी पैराथायराइड ग्रंथियों में क्या होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई अधिकता हुई तब तो कैल्सिटोनिन ने पूर्ति कर दी, मतलब नियंत्रण कर लिया, उसको नियंत्रित कर लिया, लेकिन पैराथायराइड हार्मोन क्या काम करता है, तो ये क्या करेगा, जब कैल्शियम की कमी होगी तब इसका काम अधिक होगा। ठीक है, जब कमी होगी तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर से कोशिश करेगा उसको मतलब उससे काम लेने का। ठीक है ना। तो मतलब इतना याद रखो, जब कमी होगी तो पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, और जब अधिकता होगी तो आपकी कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सी नाम से ही पता चल रहा है कि अधिकता हो जाएगी। क्वेश्चन है 24, यह ग्रंथि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने का ये काम करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पैराथायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर तो है आपका वो थाइमस ग्रंथि, सी ऑप्शन सही होगा। ये कहाँ होती है, हृदय के समीप स्थित होती है। ठीक है, हृदय के समीप हमने कहा भी ये छाती के ऊपर पाई जाती है, हमने बताया आपको। ठीक है, स्टर्नम वगैरह होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसी के इर्द गिर्द हड्डी पाई जाती है, सॉरी ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि। ये क्या करता है, एंटीबॉडी आपकी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका निर्माण करती हैं। ठीक है, संक्रमण के प्रति सुरक्षा का काम करती हैं। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी का काम ही होता है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो थाइमस ग्रंथि होती है इसका जो आकार होता है, कहते हैं उम्र के साथ कम होता जाता है। जैसे कि जब बच्चा यहाँ पर पैदा होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जन्म होता है, तब कितने ग्राम की होती है ये ग्रंथि, 10 से 12 ग्राम की होती है। ठीक है, कि 10 से 12 ग्राम की होती है। यहीं पर जब वो युवा बन जाता है, जैसे हम लोग हैं अभी 20-22 से ऊपर के, ये मतलब इस एज के पास के होते हैं, मतलब एडल्ट में आते हैं जब तक। ठीक है, तब ये कितने की हो जाती है, 20-22 ग्राम की हो जाती है। मतलब जो युवा हैं हम लोग हैं तो 20-22 ग्राम की ये हो जाती है। ठीक है ना। और अगर बात करेंगे जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, तो मात्र ये कितनी, 3 से 6 ग्राम की, मतलब कितनी कम हो जाती है, 3 से 6 ग्राम। इसीलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें सर्दी लगना, जुकाम होना, बीमारियां होना जल्दी पकड़ते हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है संक्रमण को रोकती है। और संक्रमण, क्योंकि आपकी ये ग्रंथि बहुत छोटी हो जाती है, इससे सीक्रेशन कम हो जाता है, एंटीबॉडी सही से बन नहीं पाते हैं। ठीक है ना। थाइमोसिन, इससे जो हार्मोन निकलता है, ध्यान रखिएगा, थाइमोसिन। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है आपके शरीर में, जो रोगों से लड़ता है। तो ये ग्रंथि जो है वृद्धों में कम हो जाती है, इस वजह से वृद्ध लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। ठीक है, अधिवृक्क, एक सेकेंड, आगे हम बात करेंगे थायराइड, थाइमस, सभी की बात हो चुकी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि जो वृद्धावस्था में घटना प्रारंभ हो जाती है थाइमस ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी जनन ग्रंथि, डी है निम्न में से कोई नहीं। क्या बताने की आवश्यकता है, अभी तो हमने आपको बताया जो थाइमस ग्रंथि होती है ये वृद्धावस्था में कैसी हो जाती है, घटना प्रारंभ हो जाती है, मात्र 3 से 6 ग्राम तक की रह जाती है, प्रौढ़ अवस्था में ये 20-22 ग्राम की होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। कहाँ अधिवृक्क ग्रंथि की बात करें, कहाँ पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि आपकी, तो अब वृक्क से आपको पता ही चल रहा होगा, वृक्क में पाई जाती है। अधिवृक्क को हम एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्या करती है, भय, क्रोध, उत्तेजना, इन सबको, भय होता है हमारे शरीर में, जो डर होता है, क्रोध आता है हम लोगों को, बहुत सारे संकट को देख के उत्तेजनाएं हमारे मन में आती हैं, तो हम लड़ने को खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं लड़ो या मरो हार्मोन। ठीक है, लड़ो या उड़ो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन, इसके बहुत सारे नाम हैं। इससे जो हार्मोन निकलते हैं बहुत सारे, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, करो या मरो हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन, ये सारे अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि से ही निकलते हैं। आगे हम इससे संबंधित भी प्रश्न होंगे, आज उसमें बात कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि जो भय, क्रोध, उत्तेजना, संकट के समय अधिक सक्रिय होती है, अभी जस्ट हमने बताया कौन सी थी, अधिवृक्क थी, थाइमस थी, गोनेट्स थी, या फिर उपर्युक्त सभी, अभी हमने बताया अधिवृक्क ग्रंथि के विषय में। तो ये आंसर तो आपको पता चल गया अधिवृक्क, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, 2 भाग होते हैं। जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है पूछी जाए कितने भागों में बटी होती है, 2 भागों में बटी होती है। एक होता है कॉर्टेक्स भाग, ठीक है, कॉर्टेक्स जैसे आपके ऊन में होता है, जो बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स कहलाता है। दूसरा होता है मेडुला, जो आप इसका आंतरिक भाग होता है। ठीक है, तो मेडुला, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल, ऊन में हमारे 3 भाग होते हैं, इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी इससे संबंधित और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्वेश्चन है 27, इसे 3F या 4S ग्रंथि भी कहते हैं। ए है अधिवृक्क को, पीनियल को, जनन को, या उपर्युक्त तो सभी। तो यहाँ पर अधिवृक्क ही ऑप्शन इसका भी सही होगा। ये 3F का मतलब होता है या तो फेयरली रहो, ठीक है,
फेयर करो या फिर फाइट करो, ठीक है, फाइट या फिर क्या करना है, फ्लाई मतलब उड़ जाओ, ठीक है। तो इसके 3F का है तो ये मतलब हो गया, ओके, ठीक है। लड़ो उड़ो मरो कुछ भी करो, ठीक है। तो ये हो गया इसका 3F का मतलब, ओके। अब आपके मन में आ रहा होगा 4S का मतलब क्या होता है। तो 4S का मतलब होता है सेक्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और सॉल्ट के लिए भी, ठीक है, सॉल्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो स्टेरॉइड होते हैं तो ये एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपका अधिवृक्क है ये स्टेरॉइड हार्मोन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इन्हीं हार्मोनों की वजह से जो अभी हमने आपको बताई थी लड़ो या उड़ो, जब कहीं आप जानते हो फौजी लोग जो होते हैं, जो जांबाज लोग होते हैं, हमारे बॉर्डर पे लोग होते हैं, उनके अंदर ही उस समय जब लड़ाई चल रही होती है उस समय कोई अपनी जान की सोचता है नहीं। अगर जान की सोचेंगे तो वो लड़ ही नहीं पाएंगे, तो उस समय ये वाला हार्मोन बहुत एक्टिव होता है, तभी वो लोग फाइट कर पाते हैं, ठीक है ना। पीनियल ग्रंथि की बात हो ही चुकी है, जनन ग्रंथि की रह गई है, थोड़ी बात अभी करेंगे। अंडाशय के किस भाग से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ए है काप्स लूटियम से, बी है ग्रेफियन पुटिका से, सी है अप्रा से, डी है उपर्युक्त सभी से। देखो सबसे पहले तो आपको पता है हमारे शरीर में जनन ग्रंथियाँ होती हैं, पुरुषों में भी होती है। देखो ये पुरुष जनन ग्रंथि है समझने के लिए, ठीक है, पुरुष, और ये स्त्री जनन ग्रंथि है, ठीक है, दोनों में जनन ग्रंथि होती हैं। तो पुरुष में आपकी ग्रंथि कौन सी होती है, वो होती है आपकी टेस्टिस होती है, ठीक है, टेस्टिस होती है, इसे हिंदी में वृषण भी कहते हैं, ठीक है, टेस्टिस होती है। और स्त्रियों में क्या होता है, ओवरी होती है जिसे अंडाशय कहते हैं, ओवरी जिसे अंडाशय कहते हैं, ठीक है, अंडाशय, ओके। तो होती अंडाशय से आपको सभी जानते हो कौन कौन से 3 हार्मोन जो है सीक्रेट होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन होता है, ओके। दूसरा प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, हाँ प्रोजेस्टेरोन होता है। और तीसरा कौन सा होता है आपका, एक और होता है रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन। हालांकि रिलैक्सिन का जो हार्मोन होता है वो ज़्यादातर किससे, अपरा में बनता है। जब बच्चा होता है पेट में तो अपरा से इसका निर्माण होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में रिलैक्सिन भी जो होता है आपके अंडाशय से निकलता है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है आपको उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा इससे संबंधित। हमेशा आपका रिलैक्सिन नहीं माना जाएगा, लेकिन कई बार आयोग ने इसको माना है, क्योंकि रिलैक्सिन भी कुछ मात्रा में जो है अंडाशय से निकलता है। दूसरी बात करेंगे टेस्टिस से आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। आपसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है। तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो काप्स लूटियम से निकलता है। लेकिन बात आती है अगर यहीं पर पूछ लिया जाए घुमा के एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, तो एस्ट्रोजन जो है आपकी कहाँ से निकलता है, ये ग्रेफियन पुटिका से निकलता है, ठीक है ना, ग्रेफियन पुटिका से निकलता है। तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया, अंडाशय के किस भाग से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो काप्स लूटियम से निकलता है, ग्रेफियन पुटिका से कौन सा, एस्ट्रोजन निकलता है। लेकिन यहाँ पर रिलैक्सिन का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन अपरा जो है, अपरा किसका, रिलैक्सिन का निर्माण करती है, ठीक है, रिलैक्सिन का निर्माण करती है अपरा। तो कभी भी कैसे भी क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे सीधे सीधे पूछा जाए तो अपरा ही रिलैक्सिन का ज़्यादातर निर्माण करती है। लेकिन अगर आपसे पूरे में पूछा जाए, ठीक है, कि अंडाशय कौन कौन से हार्मोन का निर्माण करते हैं, तो आप तीनों ही लगाओगे, उपर्युक्त सभी, प्रोजेस्टेरोन को भी करता है, एस्ट्रोजन का भी और रिलैक्सिन का भी, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन तब सही होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन के विषय में पूछा गया, इसलिए ए ऑप्शन सही है, काप्स लूटियम से निकलता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको कोशिश की है पूरा समझाने की, ओके। क्वेश्चन है 29, आदतन गर्भपात किस हार्मोन की कमी से होता है। ए है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हो जो आपका प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन तो पुरुषों में पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये गर्भाशय को क्या करता है, टाइट रखने का काम करता है, गर्भाशय को पकड़ के रखता है, ठीक है, पकड़ कर मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होता है उस पर उसको टाइट रखता है, जिससे बच्चा रुका रहता है पेट में। जब इसकी कमी होती है तो क्या होता है, बच्चा सरक कर पहले ही बाहर नीचे को आने लगता है, जिससे क्या अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा पूरे 9 महीने तक सर्वाइव नहीं कर पाता बच्चेदानी में, ठीक है, गर्भाशय में, ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जब कमी होती है, जब अबॉर्शन होते रहते हैं या बच्चा रुकता ही नहीं है, कुछ समय बाद निकल जाता है, तो वो आदतन गर्भपात में आ जाता है, और बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम आदतन गर्भपात कहते हैं जब प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है, जो एस्ट्रोजन है हमने बताया क्या करता है, ये मासिक धर्म का नियंत्रण करने का करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। मासिक धर्म का नियंत्रण जो हमारे द्वितीयक लक्षण होते हैं स्त्रियों में उसके लिए उत्तरदायी होता है, जैसे कि हमारी आवाज़ जो महीन होती है, हमारे छाती का विकास होता है, जो चीज़ें हमें विजुअल होती हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे बाल वगैरह निकलना, तो इसके लिए क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है
जिम्मेदार होता है। एक चीज़ और, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ ली जाती हैं ना, गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ होती हैं तो उन गोलियों में क्या पाया जाता है, उसमें भी एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज की क्लास सच में इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहिए और लाइक शेयर भी ज़रूर। क्वेश्चन है 30, कुफर कोशिकाएं शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? ए है वृक्क में, बी है यकृत में, सी है मस्तिष्क में, डी है उपर्युक्त सभी। तो ये कुफर कोशिका पूछा जाता है इसलिए मैंने डाल दिया, ये यकृत में पाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन में मिलता है तो मैंने डाल दिया। और यकृत में पाया जाता है। वृक्क के ऊपर आपको बताई थी हमने एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। मस्तिष्क में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारी क्लास एंड होती है। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको सच बताऊं, अभी कम से कम 25 प्रश्न यहाँ से और बन सकते हैं, लेकिन मुझे पता था अगर मैं 50 प्रश्न लाती तो कम से कम 2 घंटे की क्लास होती। और 2 घंटे की क्लास मतलब ये है कि आप लोग बोर भी होने लगते। तो हालांकि आज मैंने कोशिश नहीं की है थोड़ी भी कि आप बोर हो सको, मैंने लाइन से क्लास में कुछ भी छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं। मेरे पूरा हैंड रिटन नोट है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ, बुक से बनाया है मैंने। थोड़ी बहुत यूट्यूब की हेल्प भी ली थी जब पढ़ाता तब। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट नोट था। आप इसे पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा लोगों को, और सब्सक्राइब आप तो ज़रूर ही करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।